हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए जो एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली होने वाला है, उसके लिए हम लोग जो अभी तक रेलवे में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको देख रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास को ख़त्म कर किया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से अभी तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या एनटीपीसी, ये सारे जितने भी एग्जाम्स अभी तक के रेलवे के हुए हैं, ये सारे एग्जाम्स में जितने मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें आधुनिक भारत का होगा। जो आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इससे पहले अगर आप प्राचीन भारत का वीडियो नहीं देखें तो वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ वो अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया। यह बात कर रहा है तराइन के युद्ध की, क्योंकि देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें गोरी जो है वो पराजित हुआ था। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उसके राज दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट कह रहा है कि किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है वो अल-बुरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बुरूनी। आप लोगों को याद होगा अल-बुरूनी है, फिरदौसी है, उतबी है, ये सब जो था वो महमूद गजनी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक भारत पर शासन करता है और 5 वंश के सुल्तानों के द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। वो जो 5 वंश हैं वो कौन कौन से वंश थे? सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद था खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी वंश। नेक्स्ट कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में, और यही जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। यह जो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक है वो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष तक शासन करता है, मतलब 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन शासन करता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रजिया सुल्तान ब्लैंक किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी वो 1236 से लेकर 1240 तक शासन की थी और यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह जो है वो प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा पहनकर राज दरबार में जाने लगी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो अभी हम लोगों ने देखा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, यानी कि गुलाम वंश से संबंधित होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दास राजवंश, या जिसको कि गुलाम राजवंश बोला गया है। एक चीज़ याद रखिएगा रजिया से कि रजिया की जो शादी है वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक। फिर 1240 में रजिया की हत्या जो है वो डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया था? तो उसे कहा गया था इक्तेदारी व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। ये जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था, जो कि भूमि कर प्रणाली से जुड़ी एक व्यवस्था थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन जो है वो उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाले भू राजस्व से ही होता था।
एक चीज एकता व्यवस्था से याद रखिएगा, एकता व्यवस्था लागू तो किया था किसने? इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एकता प्रथा को समाप्त किया था। और फिर एकता प्रथा की जो दोबारा शुरुआत है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो वो वंश था गुलाम वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक, जो कि लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था। और यही जो है वो भारत में इस्लामी शासन का नींव डाला था। नेक्स्ट कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ब्लैंक राजवंश से संबंधित थे। तो यह जो थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ममलूक। ममलूक वंश जो है वो गुलाम वंश को ही कहा गया है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो था वो 1206 से लेकर 1210 तक था। और अगर रजिया सुल्तान की अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो था वो 1236 से लेकर 1240 तक था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, जो कि 1206 में गद्दी पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1206, और 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से लेकर 1526 तक की अवधि को क्या जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश, जो कि कब से कब तक रहता है? 1206 से लेकर 1290 तक। फिर आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1450 तक। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है लोधी राजवंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि दास वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की गई थी, जो कि गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपना राजाभिषेक जो है वो 24 जून 1206 को करवाता है और अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, गुलाम वंश समाप्त होता है 1290 में, और 1290 में जब गुलाम वंश समाप्त होता है तो उस समय जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक अभी हम लोगों ने देखा कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जब गुलाम फिर जलाउद्दीन जो ये मतलब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो 1290 से लेकर 1296 तक रहता है। और 1296 में फिर इसकी हत्या करके इसका भतीजा और दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी वो कर देता है और वह दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी जो है वो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल के सेन राजवंश का चौथा शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक था। वहीं बख्तियार खिलजी की बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी जो था वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला इंसान था। नेक्स्ट कह रहा है फतहूत ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। यह बात कर रहा है फिरोज शाह तुगलक की, क्योंकि फतहूत ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की ही आत्मकथा है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक से याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय ही सबसे अधिक दासों की संख्या थी। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान की स्थापना भी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला भी पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था और साथ ही साथ 300 नए नगरों की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को कौन ले गया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो जौना खां होता है वही तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करता है और उसका नाम जो है वो दौलताबाद रख देता है।
मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्यमान व्यक्ति भी था। साथ ही साथ इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की भी स्थापना की थी। और इसी के मृत्यु पर बदायूनी जो लिखता है वो लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली हर और उसे लोगों से। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक ने अपने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम रखा। या अभी हम लोगों ने देखा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी, तो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम जो है वो दौलताबाद रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। नेक्स्ट कह रहा है कि इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था। तो इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करते हैं तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को का रहने वाला था। और इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। और यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान जो है वो उसका स्वागत करता है और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। और फिर 1342 ईस्वी में इब्न बतूता जो है वो सुल्तान के राजदूत के हैसियत से चीनी शासक तोगान तैमूर के भी दरबार में जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इब्न बतूता ब्लैंक से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। तो इब्न बतूता कहाँ से था, मोरक्को से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मोरक्को से। इब्न बतूता की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है रेहला। उस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक लोदी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोदी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोदी वंश, जिसकी स्थापना जो है वो बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और इसका शासनकाल जो था वो 1451 से लेकर 1526 तक था। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक होता है, उसको पराजित करता है और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की पतन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी से एक चीज़ याद रखिएगा, बहलोल लोदी जो था वो अपने सरदारों के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। नेक्स्ट कह रहा है कि इब्राहिम लोदी जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया। अभी हम लोगों ने देखा इब्राहिम लोदी कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक, जो कि जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, तो उसमें जो बाबर है उसके द्वारा हार जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाबर जो था वो एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था और वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट कह रहा पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया। अभी हम लोगों ने देखा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया है और किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है वो जीतता है और इब्राहिम लोदी पराजित होता है। वहीं अगर पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो वो 1556 में होता है, जिसमें अकबर ने हेमू को हराता है। और तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो वो 1761 में होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों को हराता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। आगरा शहर के संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आगरा शहर का संस्थापक जो है वो सिकंदर लोदी को माना जाता है, जो कि 1504 में सिकंदर लोदी जो है वो राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से याद रखिएगा यह जो है वो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान था। साथ ही साथ इसने गजे सिकंदरी का भी प्रचलन किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो है वो मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में शुरू करवाया गया था। इसके निर्माण जो है वो संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के अजमेर में। नेक्स्ट कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के
आदेशों के तहत, लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका उत्तराधिकारी जो होता है इल्तुतमिश, वो 3 मंजिलों का निर्माण और करवाता है, उसके मतलब उसको पूरा करवाता है। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाता है। कुतुब मीनार से एक चीज़ याद रखिएगा, यह मीनार जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के कुछ चीज़ों जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, कुतुब मीनार वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, 1000 खंभा महल, ये सब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया, और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वो इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? यह है चार मीनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार। चार मीनार का जो निर्माण है वो प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था, और जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था, कुतुब शाही राजवंश का जो 5वां शासक था, वही 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक चिनक्लीज खान के शासक तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। यह बात कर रहा है हैदराबाद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। देखिए हुआ क्या था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और हैदराबाद के जो निजाम उल मुल्क जो है वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और निजाम उल मुल्क को चिनक्लीज खान के नाम से भी जाना जाता था, वही सेम है, और उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर क्या था? एक खगोलीय वेधशाला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला, जिसका निर्माण जो है वो महाराजा सवाई जय सिंह के द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी, जो कि बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? किसने किया था? श्री कृष्ण देव राय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण देव राय। देखिए कृष्ण देव राय की अगर बात करते हैं तो ये एक तुलुक वंश का महान शासक था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है, और इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो था डोमिगोस पायस, वो विजयनगर आया था। यह जो तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि भी जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो कि अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। और कृष्णदेव राय से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने आंध्र भोज के नाम से जो है वो विख्यात था। नेक्स्ट कह रहा है कि अनयमया मध्य युगीन काल के एक कवि गायक थे, वो किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो यह तेलुगु संत थे जो कि कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो निकोलो कॉन्टी एक इटली का यात्री था जो कि 1420 में भारत का यात्रा किया, विजयनगर का दौरा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1420। और भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद ये जो निकोलो दी कॉन्टी था वो एक बुक भी लिखता है। उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो दी कॉन्टी। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य की। और इसकी स्थापना कब? 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था। इसकी राजधानी जो है वो हम्पी थी, और राजभाषा जो था वो तेलुगु था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में हसन गंगू ने किया था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो हसन गंगू के द्वारा किया गया था।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहमनी। और ये जो हसन गंगू था वो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा जिला जो किला जो है वो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और गोलकुंडा किले का निर्माण जो है वो वारंगल के राजा ने करवाया था। फिर बाद में यह कुछ बहमनी राजाओं के हाथ में भी चला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। नेक्स्ट कह रहा वर्तमान समय का ब्लैंक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो वर्तमान समय में का हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। यह जो था वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्णदेव राय ब्लैंक साम्राज्य के शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आप लोगों को याद होगा कि बाबर जो है उसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें कृष्णदेव राय को ही भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो यह बात कर रहा है शेख सलीम चिश्ती, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती की बात करते हैं तो यह चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। और यह जो है वो आगरा के समीप सिकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर जो है वो फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा भी जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो बाबर को गाजी की उपाधि कब, खानवा के युद्ध के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब, 1527 को ही खानवा के युद्ध में बाबर जो है वो मेवाड़ के राजा राणा संगा को पराजित करता है। और बाबर जो है वो राणा संगा के विरुद्ध ही जिहाद का नारा देता है। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। एक चीज़ और बाबर से याद रखिएगा, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से लेकर 1530 तक था। और ये पिता की तरफ से तैमूर का पंचम वंशज था और माता जी की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। वहीं बाबर से और भी याद रखिएगा बाबर जो था वो मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह जो है वो कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध अभी हम लोगों ने देखा था 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा संगा के बीच। नेक्स्ट कह रहा है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो बाबर जो है वो भारत पर 5 बार आक्रमण करता है, जिसमें पहला आक्रमण जो है उसका 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। और इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1519। नेक्स्ट कह रहा है नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल इतना को इब्राहिम लोदी को हराया था। यह बात कर रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध की, जिसमें वो इब्राहिम लोदी को हराता है। तो ये कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। आगे कह रहा है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है वो विजयी होता है और गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। नेक्स्ट कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर करता है। नेक्स्ट कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1526 में लड़ा गया था और इसी युद्ध में बाबर जो है वो तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग भी प्रथम बार करता है। नेक्स्ट कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ। तो पानीपत है कहाँ, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा।
नेक्स्ट कह रहा है घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1529 को। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो सुल्तान अभी हम लोगों ने देखा था कि बाबर जो था वो मुगल वंश की स्थापना के साथ ही क्या की स्थापना करता है, पद पातशाही की स्थापना करता है, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यहाँ पूछ रहा सुल्तान किसको नहीं कहा जाता था। तो मुगल वाले को सुल्तान नहीं कहा जाता था क्योंकि मुगल वाले को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया का उल्टा अनुक्रम, मतलब अंतिम से पहले आपको बताना है। देखिए अंतिम से पहले अगर देखिएगा तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। 1837 से लेकर 1857, फिर 1857 में अंग्रेज जो है वो रंगून भेज देता है। औरंगजेब की बात करते हैं। उसके बाद औरंगजेब जो था वो 1658 से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले शाहजहां 1627 से लेकर 1658 और उससे पहले अकबर 1556 से लेकर 1605। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध जब होती है तो उसमें लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर बाबर जो है वो भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने ब्लैंक तक शासन किया था। तो सूरी राजवंश की स्थापना जो शेर शाह किया था, तो शेर शाह कब से कब तक, 1540 से लेकर 1545 तक। शेर शाह सूरी जो है वो मुगल शासक हुमायूं को हराता है कन्नौज के युद्ध में और सूर राजवंश का नींव डालता है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक में शेर खां या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। यह कब की बात है, 1358 की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1358। सॉरी, यहाँ 1538 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 1358 कहाँ से आ गया जब 1540 से लेकर 1545 वाली बात है। तो 1538 इसका सही आंसर होगा। 1538 में ही शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण करता है और घियासुद्दीन महमूद शाह को हराता है। घियासुद्दीन जो था वो बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान और उसके पिता का नाम था हसन खान, जो कि एक जौनपुर में छोटा जमींदार थे। फिर क्या होता है कि बिहार का एक सूबेदार रहता है बहार खान लोहानी, वही जो है वो शेर मारने के उपरांत शेर शाह की इसको उपाधि प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फरीद खां। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें द ग्रेंटक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यह बात कर रहा है शेर शाह सूरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सम्राट शेर शाह सूरी। सम्राट शेर शाह सूरी से याद रखिएगा, इसने रोहतासगढ़ किले एक कोहना जो कि दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई कब, 1540 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि हम लोग बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को ब्लैंक के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो रुपया के रूप में जारी रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को याद होगा कि शेर शाह सूरी जो था वो 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। तो यह बात कर रहा है इब्राहिम लोदी की। दौलत खान जो था वो बाबर को काबुल में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध ही सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था।
लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है और मेन जो इसका शासनकाल था वो उसके व्यापकगत सिद्धांत के कारण जो है वो अधिक याद किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही जो है वो आपने पढ़ा होगा कि 1582 में दीन इलाही की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 1582 में दीन इलाही की स्थापना, 1583 में इलाही संबत की शुरुआत किया था और 1585 में राजधानी जो है वो लाहौर स्थानांतरित किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है वो अकबर ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है, और अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट कह रहा है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो था वो अकबर के नौरत्नों में से एक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। और यह जो था वो मुगल दरबार का प्रमुख वजीर था, वजीर आजम। इसका जन्म जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इसके बचपन का नाम जो था वो पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। बीरबल का बचपन का नाम जो था वो महेश दास था। ठीक है, और बीरबल से एक और चीज़ याद रखिएगा, बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था और अकबर जो है वो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि भी प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सेना को मजबूत करने के लिए ब्लैंक ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था अकबर ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। आगे कह रहा है अकबर जो है वो कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? देखिए अकबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, 1542 में इसका जन्म होता है और 1556 को ये गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान जो था वो अकबर का राज्याभिषेक करता है। तो उस समय अकबर की आयु जो थी वो लगभग 13 वर्ष 4 महीने के करीब थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। तो मुगल शासक अकबर का जन्म जो है वो अभी हम लोगों ने देखा अच्छा मुगल शासक क्या है क्वेश्चन? हाँ, मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था? 1542 में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत किया था? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था और कब किया था? 1582 में। और इलाही संबत की शुरुआत पूछ ले तब आपका आंसर होगा 1583 में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन इलाही के धर्म के अकबर, और कब? 1582। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के शासनकाल में ब्लैंक मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में किनकी मृत्यु हो गई जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो यह अकबर की बात कर रहा है। अकबर की मृत्यु ही 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, हाँ 15 अक्टूबर 1942 को जन्म हुआ था और 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अकबर। नेक्स्ट कह रहा है कि राजाओं को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो यह बात कर रहा है अवध, बंगाल और हैदराबाद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट ब्लैंक की पत्नी थी। तो यह हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। और हमीदा बानो जो था वो उसने नई दिल्ली के दीन पना जो कि पुराने किले के निकट है वहीं हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी करवाती है। नेक्स्ट कह रहा है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माँ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक ने दीन इलाही की स्थापना किया था। तो दीन इलाही की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा 1582 में किया गया था और इस धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बादशाह जो है वो अकबर के दरबार के 9 रत्न में नहीं था। तो देखिए 9 रत्न में कौन कौन था। अबुल फजल था, फैजी था, तानसेन था, राजा बिरबल था, टोडरमल था, मान सिंह था, अब्दुल रहीम खान खाना था, फ़कीर रजीउद्दीन था, मुल्ला दो प्याजा था। ये 9 लोग थे। इसमें उस्मान अली खान नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्मान अली खान। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट कह रहा है अकबर की प्रशासनिक सीट थी। तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन है वो दिल्ली से होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर ब्लैंक पुत्र था। तो मुगल सम्राट जहांगीर की बात करते हैं तो वो अकबर का पुत्र था और इसके बचपन का नाम क्या था, सलीम था। और इसका जन्म जो है वो कब हुआ था, 30 अगस्त 1500, इसका जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। ये जहांगीर जो था वो किसका पुत्र था, अकबर का पुत्र था और इसके बचपन का नाम जो था वो सलीम था। नेक्स्ट कह रहा है जहांगीर भारत का कौन सा मुगल सम्राट था। तो जहांगीर भारत का कौन हुआ, चौथा हुआ। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ। जो जहांगीर था वो 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। वहीं याद रखिएगा अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल जो बनवाया था वो शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। और एक नाम याद रखिएगा, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ही ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। यह बात कर रहा है औरंगजेब की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो कब से कब था, वो 1658 से लेकर 1707 तक था। और औरंगजेब जो है वो 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो कब इसकी मृत्यु होती है, 1707 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1707 में इसकी मृत्यु होती है। और इसके बाद खुलदाबाद जो कि अब रोजा कहलाता है, वहाँ इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करता है। और उसके बाद जब 1857 की युद्ध में हार मिलती है तो उसके बाद अंग्रेज जो है वो उसे बर्मा भेज देता है, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो किसको भेजा था, बहादुर शाह जफर को ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से एक चीज़ याद रखिएगा, जो लाल किला स्थित हीरा महल है, इसका निर्माण जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अली कुली सलीम और अबू तालीम कलीम, यह जो है वो किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि था। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो उनका नाम था मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। फिर बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है। देखिए, गीत गोविंदम और एक रति मंजरी, ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोत को क्या कहा जाता था। तो देखिए, जो कविताओं को इतिवृत्त की श्रेणी में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्त।
नेक्स्ट कह रहा है बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा तुर्की भाषा में लिखा गया था और फिर बाद में जाके इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा आगरे के किले में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक का निर्माण जो है वो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 के अंत में पूरा कर लिया गया। यह बात कर रहा है ताजमहल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। लेकिन ध्यान रखिएगा ताजमहल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब ऐड हुआ था तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अकॉर्डिंग 1631 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में इसका पूर्ण हुआ था। ये 31-32 ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट कह रहा है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कब बनवाई गई थी। तो देखिए यह जो हवा महल है यह 5 मंजिला इमारत है जो कि राजस्थान के जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है और यह जो है वो पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसका डिजाइन जो है वो लाल चंद उस्ताद के द्वारा बनाया गया था और कब 1799 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक राजधानी रहा। देखिए अकबर जब गुजरात विजय प्राप्त करता है तो अपनी दूसरी राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है। फतेहपुर सीकरी का मतलब ही होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर और 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहता है, परंतु यहाँ पानी की बहुत कमी हो जाती है, इसके कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। नेक्स्ट कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने किया। नेक्स्ट है हमारा मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है। यह बात है लाल किले की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जिसको बोला जाता है यह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था जो कि दिल्ली के लाल किले में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल हैं। यह बात कर रहा है आगरा फोर्ट की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा फोर्ट, जिसका निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा तो यह तो दिलरास बानो बेगम का है। उसके बाद ताजमहल ये मुमताज़ महल का है। उसके बाद इतमाद उद्दौला ये मिर्जा गियास बेग का है। चार मीनार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है चार मीनार का निर्माण जो है वो निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो यह प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। प्लेग उन्मूलन के ही याद में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा है, दीवाने खास भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। कुतुब शाही मकबरा नहीं है। कुतुब शाही मकबरा जो है वो हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, इबादत खाना भी है, पंचमहल भी है। गोल गुंबद नहीं है। गोल गुंबद जो है वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गोल गुंबद से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं गया था। अच्छा, गोल गुंबद नहीं, ये जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुंद जंजीरा किला जो है वो कभी नहीं जीता गया था। गोल गुंबद से याद रखिएगा कि गोल गुंबद जो है वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है।
आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुदूर जंजीरा किला और चारों ओर किससे घिरा है? तो यह जो है वो चारों ओर से जल से घिरा है और यह जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं गया था। इसका निर्माण जो है वो अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। और इसका निर्माण जो है वो 1570 में हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है वो लाल चंद उस्ताद के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो यह जो है वो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो किया गया था। शाहजहां के द्वारा और भी बहुत सारे किया गया था। आप लोग पढ़े ही होंगे कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद ब्लैंक के द्वारा संपूर्ण किया गया। तो यह जो है वो औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। देखिए यह जो था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि हैदराबाद के छठा सुल्तान था, वो 1617 में मीर फैजुल्लाह बेग और रंगियाह चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। और फिर इसका निर्माण जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में 1684 में पूरा होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उनके सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। गोलकुंडा का किला मैच करेगा हैदराबाद तेलंगाना से, बुलंद दरवाज़ा मैच करेगा फतेहपुर सिकरी से, हुमायूं का मकबरा मैच करेगा नई दिल्ली दीन पनाह से, और रानी का बाव मैच करेगा पाटन गुजरात से। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में जमा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जमा मस्जिद जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को याद होगा जो तख्ते आउस है यानी मयूर सिंहासन जो है वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां। दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे कह रहा है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कितने ईस्वी शताब्दी में किया था? तो किया था 15वीं ईस्वी शताब्दी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और गुरु नानक की अनुयायी ही जो हैं वो सिख कहलाएं। फिर बाद में जाके गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो सिखे के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चिलैयावाला युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 1849 में, जब द्वितीय ओंग सिख युद्ध चल रहा था 1848 से लेकर 1849 के दौरान। उसी के दौरान ब्रिटिश सेना नायक जो था वो लॉर्ड गफ और सरदार शेर सिंह के बीच यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था, जो कि मतलब अनिर्णायक युद्ध रहा था। आगे कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर जो है वो किस झील के किनारे पर स्थित है? तो यह जो है वो अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैसलमेर का किला स्थित है। तो जैसलमेर का किला जो है वो राजस्थान में स्थित है, जिसको कि गोल्डन किला के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है वो एक राजपूत योद्धा राबल जैसल के द्वारा 1156 में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है कि गोलकुंडा किले का निर्माण जो है वो ब्लैंक शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो यह 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा गोलकुंडा किला जो है वो 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार भी माना जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को बनवाया था। तो इस मस्जिद को सरकी राजवंश को इब्राहिम शाह के द्वारा 1408 में बनवाया गया था। और यह मस्जिद जो था वो पहले जौनपुर का अटाला देवी मंदिर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित था
और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। यह बात कर रहा है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो था वो 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इसे जो है वो खड़ी बोली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो यह किया है कन्नड़ भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। नेक्स्ट कह रहा है कि राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने ब्लैंक का राज स्थापित किया है। तो अनंग पाल तोमर जो है वो 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना करता है। यह राजपूत वंश का था और जिसने वर्तमान दिल्ली की स्थापना जो है वो ढिल्लिका नाम से किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मध्यकाल ब्लैंक शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो देखिए मध्यकाल जो है वो 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। और इसको फिर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक मध्यकालीन युग जो कि 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक होता है और फिर दूसरा है गत मध्यकालीन युग जो कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो यह जो है वो चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस गार्डन का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चश्मे शाही ब्लैंक भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो यह जो है वो चश्मे शाही उद्यान जो है वो कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका निर्माण जो है वो 1632 में अली मर्दान खान के द्वारा करवाया गया था जो कि मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।